तो सॉल्यूशन में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे थे, राइट। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या इसका फॉर्मूला था? डेल पी अपॉन P01 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्यूट का। ध्यान देना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, और वी कैन राइट हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। दूसरा, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या आ गया था अपना? डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी होता है ना, तो उसके जगह पर कांस्टेंट के जगह पर केबी आ गया, केबी इंटू एम मोलारिटी, राइट। एम हियर मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब कोई भी सॉलिड को प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग क्या देखे थे? प्योर सॉल्वेंट में यदि सॉलिड मिलाते हैं तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज करता है। यहाँ पर राइट प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तो टेम्परेचर डेल टीवी। एलिवेशन का मतलब ही क्या हो गया? सॉल्यूट मिलाने से टेम्परेचर घटता था, तो फिर उसको और हीट करके और नहीं, गड़बड़ खुद जा रहे गड़बड़ खुद। देखो क्या है, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये मान लेते हैं T01, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? बॉइलिंग पॉइंट किसको करते हैं? जब वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन किए थे? जब आपका सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट हो या जो भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर वो बॉइल करेगा। अब क्या किया? इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिए। सॉल्यूट को ऐड करने से आप सरफेस पे क्या हो गया? सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गया एट द सरफेस, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस डिक्रीज हो गया। उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। एक मिनट स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करने से क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों करेगा? डिक्रीज वाई? वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी चीज़ को आप एक तो बंद ढक्कन होना चाहिए, ठीक है। बंद ढक्कन में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो जो प्रेशर बनेगा, जो वैक्यूम स्पेस में जो प्रेशर बनेगा उसको वेपर प्रेशर करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या गए? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए। हम इस तरह का लिए सॉल्यूट, यहाँ पर हम लोग जनरली एक चीज़ ध्यान देने की बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट हम कंसीडर करते हैं वो किस तरह का नेचर होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब वो डिसोसिएट पूरी तरह से, जैसे शुगर आपका डिसोसिएट, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, डिसोसिएट होता है सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो ये आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, सॉल्यूट आयन में ये ब्रेक
नहीं होते हैं, डिसोसिएट ही नहीं होते हैं। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल से रिड्यूस होने के कारण क्या हो गया, वेपर प्रेशर सिर्फ वेपर प्रेशर किसका बनेगा, जो सरफेस पे पार्टिकल्स है, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। वेपर प्रेशर जब रिड्यूस हो गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको अब वेपर प्रेशर को बढ़ाना कहाँ तक, 1 एटमॉस्फेयर तक। जब प्योर सॉल्वेंट था तो मान लो 10 प्योर सॉल्वेंट था तो मान लो 0.2 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल है, 0.2 एटमॉस्फेयर प्योर सॉल्वेंट का है। तो इसको जब हीट किए, जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो ये T0 उसका टेम्परेचर आ गया। अब वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने का मतलब 0.1 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल 0.2 से 0.1 कंसिडर कर लिए हीट करने पर। अब 0.1 को कहाँ तक ले जाना है, 1 एटमॉस्फेयर तक, तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ज़्यादा हीट देने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर। समझ में आया बेटे, क्लियर कॉन्सेप्ट। प्योर सॉल्वेंट था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे, ठीक है। जो वेपर प्रेशर बना 0.2 एटमॉस्फेयर ले लिए। जब सॉल्यूट डाले सरफेस पे, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही बन रहा है ना, क्योंकि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले रहे हैं। तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 0.1 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल। अब इसको हीट कहाँ तक, 0.1 से ले जाना है 1 एटमॉस्फेयर पे, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ज़्यादा हीट देने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, और ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के एफ इंटू एम, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे में आप ध्यान से देखोगे, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर हो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ये सारे क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करें, हम लोग क्या बताते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर का नहीं मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, उसके स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्यूट के नेचर करने का मतलब स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग होगा, वो देखेंगे इस लेक्चर खत्म फिनिश करने के बाद। तो और दूसरा चीज पॉइंट क्या देख रहे हैं कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखे तो ऊपर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। न्यूमरेटर में क्या आया, सॉल्यूट आ गया। उसी तरह से यहाँ मोलालिटी जब डेल्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन, मोलालिटी जब डिफाइन करेंगे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलालिटी के लिए 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो न्यूमरेटर में क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम क्या देख रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टार्टिंग में भी मैं बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक रेशियो पर डिपेंड करता है। वो रेशियो किस तरह का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ एक रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। उसी तरह से लास्ट जो था हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी स्टडी कर चुके थे। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग क्या देखे थे कि एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन से क्या होता है कि आपके जो सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। जैसे मैं चाय बनाया, ठीक है, चाय मिल्क डाला, चाय पत्ती डाले, शुगर डाले, सब डाले। चाय छन्नी मेरा क्या है, जस्ट हम 2 कॉपी है। चाय पत्ती को रोक दिया, सॉल्यूट है, चाय पत्ती छोटा सा हल्का सा अमाउंट में डालते हैं ना,
चाय पत्ती, दूध और वाटर और मिल्क के रेस्पेक्ट में। तो सॉल्यूट क्या हुआ, जो कम अमाउंट में रहता है उसी को सॉल्यूट बोलते हैं, और वो डिजॉल्व भी नहीं हुआ है, राइट। तो सॉल्यूट का क्या है, साइज बड़ा है तो चाय छन्नी उसको रोक दिया नीचे जाने से, और सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज स्मॉल है इसलिए उस जाली से निकल गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग डिफाइन किए थे उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, पहले ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड किए थे। ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक तो सॉल्यूशन में क्या है, प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट होता है, ओनली सिंगल पार्टिकल्स सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं होता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देता है। तो इसी में हम लोग पढ़ते ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन डिफरेंस। डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों पार्टिकल सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, तो कोई मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता है डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ही हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस अंडरस्टैंड करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे अंडरस्टैंड किए थे कि जब ऑस्मोसिस को रोकना हो, रोकने का मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल के मूवमेंट को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक एकाएक रोकना हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, सॉल्यूशन की तरफ हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो उधर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स आए हैं सॉल्यूशन में, वो उस पर फोर्स लगेगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होंगे, सॉल्वेंट का आपका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है काम कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकता है, वो देखता है कितना हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, पाई से, प्रेशर ही है, यूनिट एटमॉस्फेयर बार जो लिखते हैं वो तो रहेगा ही। और दिस पाई फॉर्मूला क्या आया था, पाई इक्वल टू CRT या MRT भी लिख सकते हो। सबसे NCERT में CRT यूज करता है, अपने कोड में MRT फॉर मोलारिटी, यही एक ध्यान देना। चारों कोलगेटिव प्रॉपर्टी में सारे में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मोलारिटी है, राइट, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर मोलारिटी है। तो मोलारिटी और मोलारिटी में हम लोग मोलारिटी कब कंसिडर करते हैं, जब टेम्परेचर से वेरिएशन, टेम्परेचर मोलारिटी क्या था, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोलारिटी कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम। तो दोनों तो मासी टाइप के क्वांटिटी हो गया, टेम्परेचर से उनका कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक। ये मोलारिटी हो गया, मोलारिटी कहने वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी चारों कोलगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ऑल कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। R क्या था, गैस कांस्टेंट होता है, T था टेम्परेचर। इसके बाद एक बहुत अच्छा चीज़ आपको समझिए, जो कि रियल लाइफ में भी आप देखते हो और पढ़ना भी है, प्रैक्टिकली भी आप बहुत बात देखते हो इस चीज़ को, जनरली मेडिकल में इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, 3 टर्म है, इसको मिटा दूँ बेटे, ये तो हो चुका है। इसमें 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, आइसोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर में ही है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है,
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशंस, ऐसे टू सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो ऐसे दो सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन 1, एक दूसरा सॉल्यूशन लिए, सेकेंड सॉल्यूशन 2, दोनों का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई का वैल्यू सेम हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि प्रेशर सेम होने से क्या होता है, आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। यदि दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड, सॉल्वेंट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे पानी का जो टंकी से आपका फ्लो होता है, क्यों होता है कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस अलग है। दोनों का जब सेम रहेगा यानी वाटर लेवल सेम हो जाएगा, तो कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का। सिमिलरली वी कैन से, यदि प्रेशर सेम रहता है, अब दो गैस है सिलेंडर में, यदि दोनों सिलेंडर में गैस का प्रेशर सेम रखते हैं, तो कोई भी गैस का मूवमेंट नहीं होगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली हियर इफ यू आर टेकिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशंस जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग मेडिकली इसको एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपको सलाइन वाटर जो चढ़ाया जाता है पेशेंट को, ठीक है, तो सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, तो इसी तरह से कोई भी आपका परसेंटेज हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं। जैसे सलाइन वाटर में दिया रहता है 0.9% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कंपोजिशन सलाइन वाटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बॉडी में भी जो सेल्स है, सेल्स में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपके सेल में जो सेल है, बॉडी के अंदर जो सेल हैं, सेल के अंदर में क्या है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और जो सलाइन वाटर 0.9% ऑफ सॉल्ट, 0.9% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई, राइट, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे तभी हम वो उसको ड्रिप करेंगे, चढ़ाएंगे वाटर को। डिफरेंट होने से देखेंगे क्या समस्या आती है। यानी सॉल्यूशन किस तरह का जो आपको दिया वाटर जो चढ़ाया जाता है सलाइन वाटर, उसमें फिक्स रहेगा 100 में 0.9% सॉल्ट जरूरी है। यदि ये डिफरेंट होगा तब क्या होगा, उसकी समस्या वो भी अभी देखेंगे हम। उसमें क्या होता है, यदि थोड़ा भी आप कंपोजिशन चेंज कर देते हो, तो आदमी के शरीर में या तो स्वेलिंग होगा या सुकर जाएगा। से क्यों सुकरेगा वो भी देखेंगे। तो ये दोनों का प्रेशर सेम होना जरूरी है। यदि सेम होगा तभी वो उसको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा भी ये कंपोजिशन चेंज हो गया, क्योंकि आपके बॉडी के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड है, और 0.9% ऑफ सॉल्ट का जो सलाइन वाटर जो रहता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ये कैसे लिया गया 0.9%? पहले बॉडी के सेल का फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला गया, π=CRT, और फिर उसके बाद कंपोजिशन बदलते बदलते देखा गया 0.9% पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तब हम उस सलाइन वाटर को बॉडी में हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना। यदि सेम नहीं होगा तब देखते हैं। तो यदि दोनों से दो सॉल्यूशंस हैं, ये क्या होगा, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, एक ब्लड का सेल का ब्लड हो गया अनदर सॉल्यूशन, और ये सॉल्ट, दोनों का सॉल्यूशन डिफरेंट है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तभी हम उस वाटर को ड्रिप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो such type of solution is called isotonic. Such type of solution is called तो isotonic. तो isotonic में we can write if you are taking two different solutions which have same osmotic pressure. Two different solutions which have same osmotic pressures are called isotonic. Are called isotonic. Are called isotonic. टू डिफरेंट सॉल्यूशंस जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे उसको सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक।
ठीक है बेटे। अब यदि ये जो सॉल्यूशन जो हम वाटर चढ़ा रहे हैं, यदि इसका मान लो परसेंटेज 0.9% से ज़्यादा लेते हैं, यदि इफ यू आर टेकिंग, इफ द कंसंट्रेशन 0.9% क्या है, कंसंट्रेशन है, 100 में 0.9 आपका सॉल्ट है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन is greater than 0.9%, 0.9% से यदि ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं, कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। 0.9% से ज़्यादा लेने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर लो। व्हाट यू आर डूइंग, क्या हो रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्वेंट का वाटर कम होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.9% मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सॉल्यूट का तो सॉल्वेंट का तो अमाउंट कम होगा, यानी वाटर का अमाउंट कम होगा और सॉल्ट ज़्यादा होगा। वाटर का अमाउंट कम होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड, जो भी होगा रिड्यूस कर जाएगा। अब ध्यान से समझो, यानी ये जो अब वाटर हम चढ़ा रहे हैं स्लाइन वाटर, उसमें क्या हो गया, वाटर का अमाउंट कम हो गया, लेस हो गया, वाटर का अमाउंट लेस हो गया। अच्छा, बॉडी में तो 0.9 ही है सेल के, तो इधर क्या है, इधर अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करने लगेगा। यानी आपके सेल से क्या होगा, उल्टा फ्लो चालू हो गया वाटर का, यानी सेल से पानी निकलकर स्लाइन वाटर में बोतल में जाने लगेगा। तो जब सेल से पानी निकलेगा तो क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। समझे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल साइंस में, कि हम लोग जनरली देखते हैं कि डेली लाइफ में हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं स्लाइन वाटर लेते हैं, तो यदि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, इसको एकदम समझने का है, कंसंट्रेशन इंक्रीज किए तो क्या हुआ भाई, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर गया। नमक ज़्यादा डाले ना, नमक ज़्यादा डालेंगे तो पानी कम होगा। अच्छा, अब पानी कम हो गया, सेल में क्या है, पानी अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो वाटर का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ, यानी आपके शरीर से पानी बाहर की तरफ निकलेगा। सेल से पानी बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा। क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है। जैसे ही आपने ये अमाउंट कंसंट्रेशन चेंज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, π=CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी ये बढ़ा रहे ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और प्रैक्टिकली देखिए क्या सिकुड़ेगा कि क्या होगा, ये भी समझ में आ गया कि आपके बॉडी से पानी बाहर निकलने लगेगा, तो आपके सेल सिकुड़ जाएंगे। अब देखिए कितना उसका सेल सब सिकुड़ जाएगा, आपको सिकुड़न आ जाएगा। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। एक बार देख लेने दो बेटे, हाँ, हाइपरटोनिक। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या, हाइपर मीन्स हाइप होना, ज्यादा होना, ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइप मीन्स ज्यादा। If the concentration of the solution is greater than 0.9%, तो such type of solution is called hypertonic. Such type of solution is called hypertonic. NCERT में भी ये दिया हुआ एग्जाम्पल। If the concentration of the salt solution is greater than 0.9%, तो such type of solution is called hypertonic. Such type of solution is called hypertonic. और उसका ड्रॉबैक क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल डायग्राम को ड्रा करके अच्छी तरह से इसको
कि सेल में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर गया, यहाँ डिक्रीज कर गया, इसलिए वाटर फ्लो फ्रॉम सेल टू सिंक बोतल। जो बोतल में वाटर का सलाइन वाटर का रहेगा वो वहाँ जाने लगेगा पानी। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, या +2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया बेटे? ठीक है, तो हाइपरटोनिक में अंडरस्टैंड कर गया क्या है। आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, 2 सॉल्यूशंस का। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा, यदि सॉल्यूशन का आपका कंसंट्रेशन अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, एग्जाम्पल में ये देखिए, जो वाटर सलाइन वाटर चला रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उल्टा ही क्या होगा, बॉडी से ही वाटर का फ्लो उस बोतल की तरफ आने लगेगा। तीसरा ऑप्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज लेस देन 0.9%, लेस देन 0.9%, यानी कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या हो गया, नमक कम, नमक कम करेंगे तो पानी ज़्यादा। तो जो बोतल है यहाँ पर कम होने का मतलब क्या, वाटर ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया अमाउंट। ये प्रैक्टिकल ले रहा है ना, ये डेली लाइफ में देख रहे हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सॉल्ट ही मिक्स कंपोजिशन, आपको बॉडी के लिए वो जरूरत है। बॉडी के लिए डिहाइड्रेशन जब होता है, सेल का फ्लूइड में भी सॉल्ट होगा तभी ना। वो क्या है, ये कब चाहा जाता है पानी, जब डिहाइड्रेशन होता है। तो आपके बॉडी से क्या होता है, वो नमक ही तो निकलता है, पसीना जो निकलता है वो क्या है, सॉल्ट ही तो निकलता है। उसी को कंपनसेट करना है ना, उसी को कंपनसेट करना है ना। तो इसलिए से उसमें स्लाइम वाटर में क्या रहेगा, सॉल्ट ही रहता है। डिहाइड्रेशन होता है क्या, स्वेटिंग के कारण डिहाइड्रेशन होती है। तो क्या देखें हम लोग, यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया स्लाइम वाटर में। तो यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया और सेल में कम हो गया इसके रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट ही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, 0.9% वो फिक्स है ये इसका। तो जब इधर वाटर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, स्लाइम वाटर से सेल में वाटर का फ्लो स्टार्ट, और वाटर का फ्लो स्टार्ट होने क्या होगा, सारे सेल स्वेलिंग कर जाएंगे, फूल जाएंगे। इसलिए कभी कभी देखते हो पानी चढ़ाते इसमें लोग फूल जाता है, इससे मतलब स्लाइम वाटर में कंपोजिशन सही नहीं, या सिकुड़ जाता है, इसमें कंपोजिशन सही नहीं है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का कितना रोल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका स्वेलिंग आ जाएगा इस केस में, इस केस में स्वेलिंग आ जाएगा। क्यों, ये भी अंडरस्टैंड में आ रहा है कि भाई कंसंट्रेशन कम किए, वाटर जो स्लाइम वाटर चला रहे हैं उसमें वाटर ज़्यादा हो गया, सॉल्ट कम हो गया, तो वाटर ज़्यादा यानी बाहर से सेल में वाटर जाएंगे और स्वेलिंग हो जाएगा बॉडी में। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। और 2 कॉपी एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। केमिस्ट्री में 12th में 2 कॉपी हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि 12th में मोस्टली फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो सारे बायो में 12th का आप फॉलो कीजिए 100%, कॉन्सेप्ट टोटली 100% 12th में। फिजिक्स भी काफ़ी है, उतना कर ले। ये सब मटेरियल सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस, मटेरियल्स जितने हैं एलन का हो, आकाश का हो, या जो भी आपका बीएमसी का, ओनली फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बाकी कॉन्सेप्ट सारा आपको बार बार रीडिंग करना है एनसीईआरटी,
कि कोई भी मटेरियल तैयार, मैं भी अपना मटेरियल तैयार करूँ, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती हूँ एनसीईआरटी को ही टू कॉपी करता है, क्योंकि रेफरेंस वही है ना। जो हम लोग क्यों नहीं सिर्फ रेफरेंस पे ही जोड़ दें, जब उसी से छांट के लिख रहा है तो जो लिखेगा वो तो एक्चुअल है ना। इसलिए 12th में सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए तो बेस्ट रहेगा। मटेरियल सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पढ़ लिए उसके लिए काफ़ी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, कैसे कोड मैं अपना अभी तुरंत डेवलप, हाइपर मीन्स ज़्यादा वाला लेना है, कॉन्सेंट्रेशन हाइपर ज़्यादा, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, इसी दोनों में कन्फ्यूजन होना है, हाइपोटोनिक में और हाइपर में। तो आप भी अपना डेवलप कर सकते जैसे आपको याद हो सके, राइट। उसके बाद एक प्रॉब्लम पहले कर लें, ऑस्मोटिक का फॉर्मूला भी जान गया है। लास्ट ही चल रहा है, वन टॉप फैक्टर का लास्ट होगा, ज़्यादा कल तक जाएगा। हाँ, राइट डाउन प्रॉब्लम। 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution, of an aqueous solution। प्रॉब्लम में भी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उसको बना लीजिए, दैट इज एनफ, काफ़ी है। उसको बना के उसका मटेरियल का कोई प्रॉब्लम लगा लीजिए। 200 सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन contain 1.26 gram, 1.26 gram, 200 centimeter of aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein, The osmotic pressure of such solution, the osmotic pressure of such solution, osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. Calculate the molar mass of protein. Calculate the molar mass of protein. क्या दिया हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए साइड में कि दिमाग क्लियर रहे। CRT ट्यूब, पहले पुराने वाला टीवी में आता था CRT ट्यूब, गोल जैसा बड़ा जैसा रहता था, कैथोड रे का वहाँ पर इमिशन होता था, कैथोड रे ट्यूब, इसको पढ़ते थे ना, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब चलें, क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर सी क्या है, मोलारिटी, MRT रखो सबसे बेस्ट रहेगा कि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। CR की जगह MRT आप याद रखो, M फॉर मोलारिटी, हम लोग जानते हैं। समटाइम्स C कभी मिसप्लेस हो गया तो मोलारिटी है कि मोलारिटी, उससे अच्छा MRT बेस्ट है। ठीक है, तो मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ M जो हम निकालते हैं
number of moles of solute divided by volume of the solution in लीटर में। ठीक है, यहाँ पर क्या वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले इसको क्या करना होगा, लीटर में लेके आना होगा। अच्छा, मीटर क्यूब में कर देते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं 1 लीटर बराबर 10 टू पावर 1 लीटर बराबर 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, ये सब याद रखने होंगे। 1 लीटर बराबर, क्योंकि इसमें इस सब जरूरत पड़ेगा, 1 लीटर बराबर 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है बेटे, लीटर में लेके आना है। 200 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को यहाँ ध्यान दे दो, नीट वाले बच्चे के लिए मैथमेटिक्स यहाँ घबराएंगे। ये क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो गया सेंटीमीटर 3 बार, तो 200 इंटू 1/100 1 सेंटीमीटर क्यूब मीटर में गया। फिर दूसरा सेंटीमीटर 3 है ना, सेंटीमीटर क्यूब 100। अब ये कितना दे दिया 200 इंटू 10 टू पावर -6, उसमें से 10 टू पावर इसको और इस तरह से ब्रेक कर सकते हो 200 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -3 क्या हो जाएगा 1 लीटर। 10 टू पावर -3 1 लीटर। ये क्या हो गया 200 इंटू 10 टू पावर -3 लीटर। यहाँ भी इस प्रॉब्लम यही है बस, बाकी तो फॉर्मूला पे सेट करना है। इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 होगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। व्हाट यू कैन राइट हियर, वॉल्यूम कितना आ गया 0.2 लीटर। इस प्रॉब्लम का जान यही है बस, कैसे हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लेके आए। तो ये सेंटीमीटर क्यूब का नाम मतलब क्या होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो हमें ये वॉल्यूम तो मालूम हो गया 0.2 रख देंगे। अब आगे चलो, हमें क्या निकालना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं पहले। इसका मास गिवन मास भी दिया 1.26, फॉर्मूला को यूज करें पाई इक्वल टू एमआरटी। पाई भी दिया हुआ है, किधर गया 2.57 इंटू 10 टू पावर -3 बार। ठीक है, ये एमआरटी एम रखे रहने देते हैं। आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.83। ये सब वैल्यू दिया रहेगा, उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। आर का वैल्यू गिवन रहेगा। गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू 0.83। हाँ, जीरो कितना बेटे 0.08 है, 0.83 है ना। तो इसका एक वैल्यू 1/12 भी होता है। 1/12 तो अलग चीज है। 1/2 से मास जो कार्बन 12 वाला वो निकालते वो चीज है ना। ए में 1/12 1/8 करके कुछ होता है फ्रैक्शन। हाँ, वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। तो इसीलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। T 300 केल्विन, T दिया हुआ 300 केल्विन। तो सारा वैल्यू को आप रख के यहां से m पहले निकाल लीजिए। m इक्वल टू पाई अपॉन RT। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.57 10 टू पावर -3। R के वैल्यू 0.08 और T का वैल्यू 300। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेने का है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलारिटी, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट प्रोटीन है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटीन डिवाइडेड बाय m, ये ओहो उल्टा मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा, ये मोलारिटी निकला है ना, ठीक है। तो मोलारिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ, तो बेटे हाँ ठीक है, अभी वॉल्यूम करेंगे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, जो आ गया मेरा 0.2, और ये जो वैल्यू रखे हैं ये कैलकुलेट किए, इसको 0.2 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलने के बाद गिवन मास 1.26 डिवाइडेड बाय मोलर मास, m का वैल्यू निकालिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा। ओके डन। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि घर में आप लोग हमेशा यूज करते हो, आरओ में क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था उसका उल्टा करने मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर रहे थे, वहां क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर रहे थे, वो कैसे होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको मिटा दूं ना, ये कर लेने का है। केमिस्ट्री में बहुत चीज सब रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली यूजेज में। दोनों में देखा जाए, फिजिक्स में भी देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ से सारे यूज में ही है, सारे चीजें जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं जो डेली यूज में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जिसको बोलते हैं, आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पर जाली लगा दिए, ठीक है, और इधर सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और इस साइड में सॉल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट, और इधर आपका सॉल्यूशन करने का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाले। तो इनिशियली क्या हो रहा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से ऑस्मोसिस प्रोसेस जो हम लोग जानते थे, हाई ये जो पार्टिकल्स हैं सारे इस सेमीफ्लोमल मेम्ब्रेन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जा रहे थे कि इधर प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन से, ठीक है, ये जाने लगे। अब क्या किए कि इस प्रोसेस को रोकना है, क्योंकि उल्टा घुमाना है, चक्री यहाँ उल्टा घुमाना है, तो पहले जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तभी उल्टा चक्री घुमाइएगा। तो इस प्रोसेस रोकने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, पहले इतना प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, पहले इतना प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर रुक जाए। वो कैसे जाएगा कि ये क्या फोर्स लगाने, मतलब इस पार्टिकल जो सॉल्वेंट पार्टिकल है इस पर फोर्स लगेगा ना,
प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल जो आए हुए थे इधर से वो सारे क्या होंगे? पीछे भागेंगे। और यहाँ पर क्या, इधर से ये भी जा रहे हैं, इधर से ये भी जा रहे हैं, आमने सामने टकराएंगे, रुकेंगे। तो पहले तो ऑस्मोसिस को रोके। अब क्या करना है? उल्टा गंगा बहाना है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। जो ऑस्मोटिक प्रोसेस जहाँ पर रुक गया उससे अब यदि इफ यू आर इंक्रीजिंग दी प्रेशर, इफ यानी ये अप्लाइंग प्रेशर, if the applying pressure is greater than osmotic pressure, यदि आपका जो अप्लाई प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करते हो, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा? जो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आया है, अब देखो कैसे पानी साफ हो रहा है आरओ में। पहले क्या हो गया? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे सब इधर गए, किससे? छन्नी से छन के। सॉल्यूट तो यानी ये तो प्योर वाटर है जो पानी सप्लाई आ रहा है आरओ में, ठीक है। तो क्या हो गया? जो फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर से सारे पहले क्रॉस हो गए, तो पानी तो जो वाटर है वो तो साफ हो गया। अब क्या करा जाए? वहां रिवर्स प्रोसेस, जो साफ पानी हुआ इधर छन के जो गया, अब सबको फिर वापस भेज रहे हैं। जो पानी छन के इधर गए, यानी पानी छने वाला वाटर के पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट गए, अब क्या करें? ऑस्मोटिक प्रेशर से जाए, यानी उल्टा रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाएंगे तो जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आए हैं वो क्या है? प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से छन के गया, प्योर फॉर्म में है। और ये फिर यहाँ पर जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर वो प्योर वाटर आ गया दोबारा, अब उसका टाइप से हम पानी निकाल लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? पानी तो रोज पीते हैं, लेकिन कैसे पानी साफ हो रहा है आज उसको अंडरस्टैंड किए, राइट। तो ये सब टॉपिक्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और वो तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, वो तो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है, नॉलेज होना चाहिए कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस होने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लाइक दैट। तो अप्लाइंग प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तभी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। चलो इसको ड्रॉ कर लो बेटा। ड्रॉ कर लो, एक और न्यूमेरिकल करेंगे तब आप। आंसर मैं भी नहीं लिखा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ सॉल्यूशन 61 Condition for the reverse osmotic pressure, applying pressure is greater than osmotic pressure. Applying pressure is greater than osmotic pressure होगा तो reverse osmosis process start हो जाएगा। Reverse osmosis process means solvent molecules moves from low concentration to high concentration. Moves from low concentration to high concentration. ठीक है बेटे?
नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर प्रॉब्लम सारा फॉलो अप करें। Write down two elements A and B forms compound having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene C6H6 benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, ठीक है, ओके। 1 gram of AB2, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin whereas 1.0 gram of AB4 lower it का मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, lower it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant, molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole. Calculate the atomic mass of A and B. Two elements A and B forms a compound having formula AB2. एक का फॉर्मूला दिया हुआ है AB2 और दूसरे का दिया हुआ है AB4. When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी जो सॉल्वेंट है उसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट यहाँ क्या है, बेंजीन, जिसका की मास दिया हुआ है 20 ग्राम है। 1 ग्राम ऑफ दी AB2, यानी AB2 कितना लिया गया सॉल्यूट 1 ग्राम, तो प्रेशर कितना, लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टी एफ कितना से रिड्यूस हो गया, डेल्टी एफ 2.3 केल्विन। 1 ग्राम सॉल्यूट 20 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 1.3 केल्विन, ठीक। वेयर एज जब 1 ग्राम ऑफ AB4, यानी AB4 1 ग्राम जब
कितने में, इस सॉल्वेंट में 20 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे दिया 1.3 केल्विन, यानी डेल टी एफ 1.3 केल्विन। और केफ का वैल्यू दिया हुआ है 5.1, केफ का वैल्यू दिया हुआ है 5.1। हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो पहले Ab2 का मोलर मास निकाल लीजिए, Ab4 का मोलर मास निकालिए। ठीक है बेटे, सारा कुछ दिया हुआ है, यूज द फॉर्मूला। तो पहला वाला Ab2 के बारे में देखें पहले। फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है, के एफ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, 20 को 1000 से डिवाइड मार दिए। और इधर डेल टी एफ दिया हुआ है 2.3, तो यहां पर रख दिए 2.3 इक्वल टू, ऊपर से ये चला गया नंबर ऑफ मोल्स, एन स्मॉल एन कर देते हैं NaB2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये 1000 ऊपर गया, नीचे 20, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, Ab2 इक्वल टू 2.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ कैलकुलेट कर लिए, वॉट एवर दी वैल्यू। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे हमें, लेकिन निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ दी Ab2। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखें, गिवन मास ऑफ Ab2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ Ab2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या लिख हो गया फाइनली बेटे, 0.046। गिवन मास कितना दिया हुआ 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ Ab2 2.3 इंटू 20 इंटू 1000, यहाँ से Ab2 निकल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा MAB2 का वैल्यू मान लेते हैं K1 आ गया फॉर एग्जांपल, जो भी कांस्टेंट जो भी वैल्यू आ जाए। ठीक, सिमिलरली फिर उसी तरह से Ab2 के लिए, Ab4 के लिए करेंगे। देखो सारा कुछ दिया हुआ है, डेल टी एफ 1.3 के एफ 5.1, मोलालिटी ठीक रखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Ab 20/1000 करेंगे। राइट, सारा वैल्यू करते हुए सेम प्रोसेस, मोलर मास ऑफ Ab4 भी आ जाएगा। राइट, तो मोलर मास ऑफ Ab4 भी सिमिलरली उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके बाद आंसर यही खोज के टिक मार्क कर देते हैं, ये ध्यान नहीं देते, ये तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, हमें A एंड B का निकालना है ना एटॉमिक मास, ये तो कंपाउंड का निकला ना, Ab2 कंपाउंड किसका निकला, कंपाउंड का। यहीं पर करके बोर्ड में आता छोड़ देते हैं, हमें कंपाउंड का मोलर मास नहीं निकालना है, किसका निकालना है Ab2 A एंड B का। तो यदि आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका 10 आ गया, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैंने डाल लिया, इसका मान लो 12 आ गया, तो क्या लिखे, मान लेते हैं कि A का एटॉमिक मास मोलर मास X है और B का Y। अब इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं यहाँ से, ये देखो Ab2 है, A का X, 2B है, तो क्या हो जाएगा 2Y इक्वल टू 10। नीचे से X कितना B है 4, 4Y 12, सॉल्व करके XY वैल्यू निकाल देंगे, X दे देगा A का वैल्यू और Y दे देगा B का वैल्यू। तो यहीं पर बच्चे छोड़ दी के
कन्नी काट के निकल जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अब सिर्फ हम लोग का वन टॉप फैक्टर एक रहेगा जो कि जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जेई के क्वेश्चन वन टॉप फैक्टर से रहते हैं। कॉलगेटिव बेस पे ये ज़्यादा देर उसमें नहीं, 1 लेक्चर इज एनफ, टू मच। आज यहीं पर रहने देते हैं।